नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के मेगा डिप्लोमेटिक मिशन की। एक नजर डालेंगे नौसेना के एयर ऑपरेशन पर। जानेंगे देश में 7,000 के पार हुए कोरोना के मामलों को। देखेंगे क्यों आयकर विभाग के रडार पर आया क्रिप्टो से कमाई गई बेहिसाब इनकम। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्पेस मिशन की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी रेखा गुप्ता की सरकार, बनाई गई कमेटी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद आरोपी विशाल ने इंदौर में किराए पर लिया था फ्लैट। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म के मालिक का चौंकाने वाला दावा। अहमदाबाद विमान हादसे में कैबिन क्रू मनीषा की गई जान। पटना के कॉलेज में नम हुई साथियों की आंखें। बाबा केदार के दर्शन करने वालों की संख्या 10 लाख पार। मंदिर की आरती में भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त। मां को खाना देने के बाद दुकान में सो गया बेटा, विमान गिरा और जलकर हो गई मौत। रोते पिता ने बयां किया अपना दर्द। जालंधर में बदमाशों की सरेआम गुंडागर्दी, ढाबा मालिक के बेटे और स्टाफ को पीटा। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान घायल, जंगल में तलाशी अभियान तेज। मंगली लाल मंडल होंगे आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष, नामांकन किया दाखिल, निर्विरोध निर्वाचन तय। मुंबई बनेगा भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल हब, देवेंद्र फडणवीस सरकार का ऐलान। यूपी में 324 करोड़ रुपए से 2700 स्मार्ट क्लासरूम बनाएगी योगी सरकार, होंगी कई खास सुविधाएं। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, गंदगी फैलाने वालों की तस्वीर भेजने पर मिलेगा 500 रुपए का इनाम। ईरान का इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला, लगातार 8 मिसाइलें दागी। आज इजरायली हमले में ईरान के 60 लोगों की मौत। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर विदेश यात्रा प्रस्तावित है। वे 5 दिन में 3 देशों की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले साइप्रस जाएंगे, वहां 2 दिन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद कनाडा पहुंचेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देंगे। कनाडा में भी पीएम मोदी की 2 दिन यानी 16 और 17 जून की यात्रा है। पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौट आएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 15 से 19 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे और साइप्रस, गणराज्य, कनाडा और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये दौरा 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और यूरोपीय संघ और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को और ज्यादा सक्रिय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 15-16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ये पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। निकोसिया में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का संदेश देगी और मेडिटेरेनियन क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत की साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में सहयोग बढ़ाएगा। बता दें कि यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी 16 से 17 जून को कनानास्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों, आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ
ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेषकर एआई, ऊर्जा संबंध और क्वांटम तकनीक से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। समुद्र में आग की चपेट में आए कंटेनर जहाज MV503 के बचाव अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने 13 जून को एयर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान नौसेना ने INS गरुड़ा कोच्चि से उड़ान भरकर सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए सेलबेज टीम को सीधे जलते हुए जहाज पर उतारा। खराब मौसम, तेज लहरों और जहाज पर आग के बावजूद हेलीकॉप्टर से टीम को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया। टीम ने टगबोट, ऑफशोर और वॉरियर से जहाज को जोड़ने के लिए टॉइंग कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने टीम को सुरक्षित वापस निकाल भी लिया। इस समय भारतीय नौसेना का जहाज INS शारदा और MV ट्राइटन लिबर्टी जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड और अन्य समुद्री एजेंसियों के साथ मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इसी के बाद ताइवान सरकार ने सिंगापुर के व्यापारियों जहाज MV वान हाई 503 से चालक दल के सदस्यों को बचाने में उनके ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को धन्यवाद कहा। जहाज पर केरल तट पर आग लग गई थी। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में भारत में ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि ताइवान सरकार भारतीय नौसेना और तटरक्षक की ओर से वान हाई 503 को दिए गए बचाव अभियान के लिए आभारी है। हम कामना करते हैं कि लापता चालक दल के सदस्य सुरक्षित लौट आएं और जो घायल हुए हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएं। जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार थे। इन 22 सदस्यों में से 18 को तो बचाया जा चुका है, वहीं अभी भी 4 लोग लापता हैं। साथ ही कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। ये घटना केरल के अझिक्कल तट से लगभग 44 समुद्री मील दूर हुई है। विस्फोट के बाद जहाज में आग लग गई थी और लपटें उठने लगी। व्यापारी जहाज माल ले जा रहा था और इसमें 8 चीनी, 6 ताइवानी, 6 म्यांमारी और 3 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद एक नया वेरिएंट JN1 सामने आया है, जो फिर से पूरे देश में तबाही मचा रहा है। केरल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे अधिकतर राज्यों में कोरोना अपने पैर तेजी से फैला रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहनकर रखें और जरूरी सावधानियां बरतें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 7,131 है। हालांकि 10,976 लोगों की रिकवरी भी हुई है। देश भर में कोरोना के अब तक 78 लोगों की मौतें हो चुकी है। शनिवार को कोरोना की वजह से केरल और पश्चिम बंगाल में 2 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। केरल राज्य में कोरोना ने अपने पैर पूरी तरह फैला लिए हैं। केरल में न सिर्फ कोरोना के एक्टिव मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल एक्टिव मामले 2055 हो गए हैं। वहीं रिकवर हुए लोगों की संख्या 3,736 है। केरल में अब तक 20 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। केरल राज्य में हर दिन 100 से भी अधिक कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। गुजरात की बात करें तो केरल के बाद ये दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के एक्टिव मामले सबसे अधिक हैं। इस राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1358 है। वहीं रिकवर हुए लोगों की संख्या 1015 है। यहाँ पर कोरोना से अब तक कुल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में एक दिन में 70 से अधिक एक्टिव केस भी सामने आ चुके हैं। भारत में अभी भी ऐसे 2 राज्य हैं जहां कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। हालांकि इन राज्यों में कोरोना पहले ही दस्तक दे चुका है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक कुल 3 एक्टिव मामले सामने आए थे, लेकिन उनकी रिकवरी की जा चुकी है। इसी तरह त्रिपुरा में केवल 1 एक्टिव केस था, उससे भी रिकवरी हो चुकी है। इस तरह इन दोनों राज्यों में आज के समय कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय अब आयकर विभाग के रडार पर आ गई है। विभाग ने हजारों ऐसे व्यक्तियों को ईमेल भेजा है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया है, लेकिन अपने रिटर्न में इससे होने वाली आय का जिक्र नहीं किया। सूत्रों ने कहा कि ये लेन देन आकलन साल 2023-24 और 2024-25 से संबंधित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT को उन कुछ जोखिम वाले लोगों पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है, जो संभावित रूप से बेहिसाब आय का उपयोग वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कर रहे हैं।
आयकर विभाग ने ऐसी संस्थाएं और व्यक्तियों को ईमेल भेजकर उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए कहा है जिन्होंने क्रिप्टो लेनदेन के कारण होने वाली आय की घोषणा नहीं की है या गलत तरीके से जानकारी दी है। आयकर अधिनियम की धारा 115 BBH के अनुसार क्रिप्टो लेनदेन से होने वाली आय पर 30% की दर से कर के अलावा अधिभार और उपकर भी लगाया जाता है। ये प्रावधान खरीद की लागत को छोड़कर किसी भी खर्च की कटौती की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा क्रिप्टो निवेश या कारोबार से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ निपटान करने या बाद के वर्षों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं है। आंकड़ों से पता चला है कि बड़ी संख्या में लोगों ने आईटीआर की अनुसूची BTA यानी क्रिप्टो से होने वाली आय दाखिल न करके अर्जित आय पर कम दर से कर भुगतान किया या लागत सूचकांक का दावा करके आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि करदाताओं के दाखिल आईटीआर को विभाग द्वारा विभिन्न क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से दाखिल स्रोत पर कर कटौती की जानकारी के साथ सत्यापित किया जा रहा है और चूक करने वाली ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों को आगे के सत्यापन या जांच के लिए चिन्हित किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के पायलट और इसरो के नए नवेले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब 19 जून 2025 को अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। X4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख की आधिकारिक पुष्टि की गई है। बता दें कि इससे पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसे फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। आपको बता दें कि ये एक्सियोम स्पेस, SpaceX और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री हैं और बता दें कि वो यात्रा करने वाले भारत के चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों में भी शामिल हो जाएंगे। इससे पहले फाल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज की समस्या सामने आई थी, जिसे SpaceX के इंजीनियरों ने अब पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इसरो, एक्सियोम स्पेस और SpaceX के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में तकनीकी पहलुओं की समीक्षा के बाद मिशन को हरी झंडी दी गई है। इस मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला भारत द्वारा डिजाइन किए गए 7 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और नासा के साथ संयुक्त शोध में भी भाग लेंगे। ये भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक्सियोम स्पेस और नासा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ज्वेदा सर्विस मॉड्यूल में सामने आई दबाव असामान्यता की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि ये समस्या X4 मिशन से संबंधित नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित जरूर करती है। अब आपको बता दें कि X4 मिशन एक्सियोम स्पेस की उस दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जिसके तहत वे दुनिया का पहला कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज़ के साथ।